हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ना है कि लॉ कैसे बनता है। हमने लास्ट क्लासेस में ये समझने की कोशिश की थी कि कंपनी क्या है, कंपनी क्यों बनाई जा रही है, पर्पस क्या है, कंपनी के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया था और उसको रेगुलेट करने के लिए हमें कंपनी लॉ की ज़रूरत है। हमने जैसे लास्ट क्लास में अबाउट कंपनी थोड़ा सा समझा कि कंपनी क्या है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है, डेमोक्रेटिक है, मेमोरेंडम बनता है, मेंबर्स ही बनाते हैं, ये सब हमने बात की सारी। अब हमने पढ़ना है कंपनी के लिए कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ किस में लिखा हुआ है, जो आप वर्ड बार बार सुनते हैं, द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये लॉ कैसे बनता है, थोड़ा सा ये भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस और लॉ को चलाएगा कौन, जिसमें हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट में एमसीए डिपार्टमेंट है, उसके नीचे आरओसी आ जाता है। फिर आरओसी ही एक तरह का रेगुलेटर है जहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कंपनी की सारी कंप्लाइंसेज होती हैं। जैसे हमने व्हीकल्स का एग्जांपल लिया था कि अगर व्हीकल रजिस्टर कराना है तो एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, ऐसे ही कंपनी को रजिस्टर कराना है तो कंपनी के लिए अथॉरिटी है, बैंक को रजिस्टर कराना है तो बैंक आरबीआई है। तो हर चीज़ का एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। आज मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि ये लॉ कैसे बनता है। सिर्फ अभी जनरल लॉ वर्ड यूज़ करेंगे कि लॉ कैसे बनता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, और एक बहुत बेसिक से मैं चलूँगा। शायद आप स्कूल से पढ़ते भी आ रहे होंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, फिर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये सारे बहुत वर्ड हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो आज सारी इन चीज़ों को लेकर चलेंगे कि ये इनकी रेलेवेंस क्या है। हमने कभी इनको गहराई से समझने की कोशिश कई बार नहीं की। हम क्या, हमारे घर के बड़े भी नहीं समझते कि लॉ बनता कैसे है, कौन बना रहा है और किसको फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले हम एक कंट्री में रहते हैं। वो कंट्री या तो डेमोक्रेटिक होती है या डिक्टेटरशिप के अंडर होती है। डिक्टेटर होगा तो कोई एक राजा होगा, और डेमोक्रेटिक होगा तो आम जनता। ये राजा डिक्टेटरशिप में पब्लिक को कंट्रोल करता है। तो इतना हम बेसिक जानते हैं कि ये राजा ही सारी अथॉरिटीज़ रखता है। ये लॉ मेकिंग भी करता है अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लॉ को इम्प्लीमेंट भी करवाता है, और जो उसको फॉलो नहीं करता उस पर एक्शन भी लिया जाता है, पेनल्टीज भी लेता है ये। तो आप जैसे पिक्चर्स में देखते होगे या पुरानी कहानियों में पढ़ते थे कि ये राजा है, राजा ने कहा कि भैया इसका सिर कलम कर दो, इसको ये पनिशमेंट दे दो, इसके हाथ काट दो। वो राजा लोग करते थे सारा। बट डेमोक्रेटिक में कोई एक अकेला राजा नहीं होता। डेमोक्रेसी में पब्लिक ही राजा है, और पब्लिक किसके लिए काम कर रही है, पब्लिक के लिए। तो अब ये बड़ी अजीब बात है, पब्लिक कैसे चलेगी। भाई, राजा में तो कोई वन पर्सन होगा और पब्लिक होगी लैक्स में या करोड़ में। बट पब्लिक यहाँ तो इंडिया में अगर हम बात करें तो करोड़ में है, और ये भी कौन है करोड़ में, तो क्या करोड़ों लोगों को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि लीडर तो चाहिए हमें। जैसे हम किसी भी एक स्पोर्ट्स टीम का देखते हैं तो उसमें भी एक लीडर होता है, कैप्टन होता है। आर्मी नेवी में देखते हैं, वहाँ भी कैप्टन होता है। हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, हर मिनिस्ट्री में एक चीफ मिनिस्टर होता है। तो हर जगह कंट्रोल करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है। तो डिक्टेटरशिप में तो वो लीडर राजा ही बन जाता है। बट डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक ही राजा बोली गई और पब्लिक के लिए ही काम करेगी। तो ये बड़ी अजीब बात है कि भाई कैसे चले हम। राजा था वो तो उसकी अपनी जनरेशन्स चली आ रही हैं, एक राजा है, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, प्रजा वहीं की वहीं रहेगी, वो उनको चलाता रहेगा। बट इंडिया जब डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो वो सब पब्लिक ही राजा है। हम कहते हैं पीपल ही कंट्री के मालिक हैं। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही हमने है।
अब इस बात को समझना है कि ये करोड़ लोग करोड़ों को कैसे चला रहे हैं। देखते हैं एक बार। हम इंडिया में आज की डेट में अराउंड 130 करोड़ पीपल हैं, हम रहते हैं ये इंडिया में। अब ये लोग, एक इंडिया की एक टेरिटरी है, बाउंड्री है, उस बाउंड्री में रह रहे हैं। ये इंडिया तो एक ज्योग्राफिकल एरिया है, वो बाउंड्री है। अब वो बाउंड्री को हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इसमें बांट देते हैं। 4 रीजन्स में हम बांटते हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया है। तो ये 130 करोड़ लोग यहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में आई थिंक सबसे कम है, साउथ में वेस्ट में इक्वली होंगे, तो नॉर्थ में यूपी आ जाता है, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। अब नॉर्थ इंडिया भी कोई प्लेस नहीं है, इसके नीचे क्या प्लेस है? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, यूपी, हरियाणा, इस तरह की स्टेट्स हैं, ये चलती जा रही हैं। ईस्ट में, ये मैं 4 पार्ट कर देता हूँ। ईस्ट में आप देखते हो सबसे बड़ी स्टेट वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, मणिपुर है, अलग अलग स्टेट्स हैं, सिक्किम, छोटी छोटी स्टेट्स बहुत सारी हैं। साउथ में आप सबसे बड़ी स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पर लोग रहते हैं। उनकी फिर आगे सिटीज़ में लोग रहते हैं। ये 130 करोड़ लोग इन्हीं के अंदर बटे हुए हैं। साउथ में कर्नाटका हो गया, टीएन हो, तमिलनाडु हो गया, आपका केरला और भी स्टेट्स। वेस्ट में आ जाओ जी, राजस्थान, और आपका बहुत सारी स्टेट्स हैं, गुजरात है, ये सब वेस्ट में आती है, महाराष्ट्र। गुजरात और स्टेट्स होंगी। यहाँ से ये 130 करोड़ लोग आ रहे हैं। सपोज मैं कहूँ कि यहाँ से 50 करोड़ है, यहाँ से 20 करोड़ है, साउथ से 40 करोड़ है, और यहाँ से भी 20 करोड़ है। ये सब लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब डेमोक्रेटिक कंट्री की बात आती है जी कि हम लोग ही कंट्री के राजा हैं, कोई एक मालिक नहीं है, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि ये लोग कैसे कंट्री को चलाएं। तो जैसे टीम में से अमंग 11, 10, 15 प्लेयर्स में से एक कैप्टन चुन लिया जाता है, ऐसे ही स्कूल में कोई एक प्रिंसिपल होता है, वो अमंग द टीचर्स होता है। हमारे घर में भी एक मुखिया होता है, हमारे दादाजी, पापा या ताऊ जी, बड़े लोग, वो भी एक कमांड लेकर चलते हैं जिसके अंडर सब काम करते हैं। एक लीडर जरूरी है। हमारी कॉलोनीज में भी होता है, सोसाइटीज़ में भी होता है। इस तरह से ये लीडर होने बहुत ज़रूरी है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या आता है कि हम इंडिया को हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 3 पार्ट में बात करता है कि इंडिया के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे आया है? 130 करोड़ पीपल ने माना कि हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं और इसमें हम सारे रूल लिख देते हैं कि इंडिया कैसे चलेगा। कोई एक आदमी का रूल नहीं है। B.R. अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था, उन्होंने लोगों के पास जाके घूमा था। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो 1947 से पहले ब्रिटिशर्स चलाते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत 1947 से पहले ही हो गई थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें वो हेड थे और उनके साथ और मेंबर्स थे कि आप लोग एज पर इंडियन एक कॉमन लॉ बनाओ जो सारे इंडियन उसको माने, क्योंकि इंडिया में अलग अलग स्टेट थी, जयपुर, मैसूर, सब, जम्मू एंड कश्मीर, सब अलग अलग स्टेट्स थी। तो ये आई कि 130 करोड़ लोग एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर आए। जैसे हमने कंपनी में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की बात की थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ऐसे ही हमारे घर में भी एक सेट ऑफ
रूल्स होते हैं कि हम उसको मानेंगे। जैसे हम जिस समाज में हैं, हम जिस जाति धर्म के हैं, जिस कास्ट के हैं, तो हम उन नॉर्म्स को मानते हैं। वो हालांकि कोई रिटर्न नहीं है, बट इम्प्लाइड है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बट कंट्री तो इम्प्लाइड लॉ से नहीं चल सकती। तो कॉमनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये रोल दिया गया कि आप इंडिया के लिए एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स बनाओ कि हर हिंदुस्तानी उसके साथ बंध जाए और हम उसको फॉलो करें। तो 130 करोड़ पीपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट किए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, एक लेजिस्लेटिव पार्ट है जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, और एक जुडिशरी। ये 3 पार्ट बोले गए इसके। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट और अथॉरिटी क्या होती है? सबसे बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए जी? पूरे इंडिया के लिए। फिर हर स्टेट गवर्नमेंट का रोल दिया गया। अभी मैं इस पे आ रहा हूं कि इनमें भी क्या चीफ मिनिस्टर पीएम का क्या है रोल, ये स्टेट वाइज हो गया। फिर आपने पढ़ा है म्यूनिसिपैलिटीज, हर चुनाव होते हैं इनके भी। और उसके बाद फिर स्पेशल बोर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। लेजिस्लेचर में आपने सबसे पहले पढ़ा पार्लियामेंट, और फिर हमने पढ़ा राज्यसभा। ये नाम सुनते आ रहे हैं हम। जुडिशरी में सबसे पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट हर स्टेट के, फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये 3 लेयर्स में होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि इंडिया इस तरह से चलेगा। तो देश को चलाने वाले ये लोग होंगे जिसको हम गवर्नमेंट बोलेंगे। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा, जुडिशरी जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगा और जो डिसओबे कर रहा है उनके ऊपर एक्शन लेगा, और लॉ प्रॉपर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा उस पर बात करेगा। जैसे आपने अभी किसान आंदोलन में सुन रहे होंगे, सीए में सुन रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया, बट सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ है तो उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट स्टिल उसने उसको स्टॉप पे डलवा दिया। क्योंकि अगर किसी भी लॉ बनाए हुए में कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ जाती है। और ये सबसे बड़ी हमारी पावर क्या है? प्रेसिडेंट। सारी पावर किसको दे दी गई है? सबसे बड़ी पावर प्रेसिडेंट के पास। अब हमारा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है ये नहीं समझनी, हमें ये समझना लॉ कैसे बनता है। लॉ बच्चों हम ही बनाते हैं, लॉ हमारी ही इंस्पिरेशन है। अब हमने कहा कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक का मतलब सारे राजा हैं, तो सारे राजा तो सारे लोग तो काम नहीं चला सकते, तो उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने हैं। जैसे पहले होता था, अलग अलग स्टेट्स थी हिंदुस्तान में, तो हर स्टेट का एक राजा होता था। बट अब जब हमने कहा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब सारी स्टेट वन इंडिया, एक इंडिया के नाम में आ गई। इसीलिए 26 जनवरी माना जाता है कि उस दिन से एप्लीकेबल हुआ था कि कोई स्टेट अब इंडिपेंडेंट नहीं है, सबका आगे नाम क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया क्या होगा? सबसे पहले सुप्रीम होगा। तो अब जब इंडिया सुप्रीम है तो इंडिया को चलाने के लिए लोग तो अब एक जगह पे नहीं रहते, पूरे इंडिया में स्कैटर्ड है। तो उसके लिए बात आई कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिसमें सब लोग मिलकर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दें और वो काम करें फॉर इंडिया जिसको आप एमपी, एमएलए और काउंसलर्स, ये वर्ड आप सुनते हो। देखो कैसे। अब अगर मैं कहूं ये इंडिया, इंडिया में जे&के में सपोज टोटल इंडिया में अराउंड 130 करोड़ पीपल का इंडिया है। हु इज इंडिया? इंडिया इज कंप्राइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में सपोज 1 करोड़ लोग रहते हैं। पंजाब सपोज 5 करोड़ लोग रहते हैं। हरियाणा सपोज 4 करोड़ लोग रहते हैं। दिल्ली 2 करोड़ लोग हैं। ये महाराष्ट्र सपोज 15 करोड़ है।
यूपी 30 करोड़, तमिलनाडु 10 करोड़, राजस्थान 5 करोड़, गुजरात 10 करोड़। इस तरह से ये हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें लोग रहते हैं 130 करोड़। अब ये बात आई जी कि ये लोग कैसे काम करेंगे। तो हर स्टेट में अपनी एक असेंबली है, ये लोग अपने लोग चुनते हैं। ये लोग स्टेट असेंबली के लिए भी लोग चुनते हैं जिसको आप विधानसभा कहते हो, और एक जो आपके लोकसभा के होते हैं। अब इंडिया का मैं हेड ऑफिस बोलूं तो क्या है, न्यू दिल्ली। इंडिया की कमांड कहाँ से है, न्यू दिल्ली जो कैपिटल है हमारी। इसमें पार्लियामेंट है। तो इनको दो पार्ट दिए गए कि आप दिल्ली वाले सपोज 2 करोड़ लोग हैं तो स्टेट असेंबली में भी जाएं, भेजें अपने लोग, और यहां पर भी अपने लोग भेजें। ऐसे ही सारी स्टेट के लोग अपने चुन के भेजते हैं। अब अगर वो स्टेट को चलाने के लिए बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी। और अगर वो कंट्री को चलाने के लिए बोल रहे हैं तो किसको बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इतना भी आप जानते हो। तो अब मान लो कि पार्लियामेंट में 543 एमपीज हैं जो सीट्स हैं, वो हर स्टेट से अलग अलग है। हर स्टेट से अलग अलग कैसे हैं, जैसे दिल्ली से 7 एमपी आते हैं, सपोज यूपी से एमपी आते हैं 50। क्यों जी, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से अब आपके एमपी के एरिया डिवाइडेड होते हैं। जैसे दिल्ली में नॉर्थ, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, आउटर दिल्ली। ईस्ट दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर 2 एमपी है, तो वो एरिया वाइज डिवाइडेड होते हैं। तो अब ये दिल्ली के 2 करोड़ लोग अपने 7 रिप्रेजेंटेटिव चुन के इनमें भेजते हैं। तो यहाँ पर 543 में कौन आ गए, दिल्ली के, और इसमें प्लस 2 सीट्स और हैं जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व सीटें हैं। तो मेन 543 को ही काउंट किया जाता है। फिर यूपी, ऐसे ही तमिलनाडु से हैं जी 10 करोड़ लोग हैं तो यहाँ पर सपोज 15 आएंगे। राजस्थान में 5 करोड़ हैं तो यहाँ से मान लो 10 आएंगे। गुजरात से 15 आएंगे, हरियाणा से 5 आएंगे, पंजाब से 10 आएंगे, जेएंडके से 2 आएंगे। जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ से लोग कम आएंगे, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से उनके रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा आएंगे। अब ये 543 में ये तो आ गए एमपीज, और ये किससे होंगे, फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी। अब जिस पार्टी के एमपी मोर देन 50% हो जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा टू गवर्न द कंट्री। तो ये जो एमपीज हैं हम लोग ही चुन के भेजते हैं। अब ये लोग जब लॉ बनाया जाता है इसी पर वोटिंग होती है। आधे से ज़्यादा लोग कंसेंट दे देंगे तो वो लॉ पास माना जाएगा, आधे से लोग कम कंसेंट देंगे तो वो लॉ पास नहीं माना जाता। और ऐसे ही आप अपनी स्टेट असेंबली के लिए भी चुनते हो। तो अब मान लो कि इंडिया के लोग, एक सेकेंड, देखो, अब मान लो हम दिल्ली में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं या यूपी में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, कहीं भी अगर हम रह रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो हम 2 तरह से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। हम यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, एक एमएलए एक एमपी। एमएलए जाएगा स्टेट असेंबली में और एमपी जाएगा पार्लियामेंट में। और राज्यसभा में ये दोनों, ये तो आएंगे एमपी, और यहाँ पर आते हैं फ्रॉम
स्टेट्स, और इनको अब समझ लो कि सपोर्ट कौन देता है, वोट कौन देता है, फ्रॉम एमएलएस, वो भेजते हैं राज्यसभा में। तो हमें इस पे भी नहीं जाना, हमें कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़नी, हमें ये समझना है कि यहाँ पर जब लॉ बनता है तो बेसिकली ये जो एमपी लॉ बना रहे हैं ना, ये भेजे हुए तो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो एक तरह से लॉ तो हम ही बना रहे हैं। और ऐसे ही हम गवर्नमेंट भी खुद बना रहे हैं, हम गवर्नमेंट खुद बना रहे हैं और आगे उसको 5 साल के लिए चलाने के लिए दे रहे हैं कि आप स्टेट में चलाओ और ये आप सेंट्रल में चलाओ। सपोज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो दिल्ली वालों ने दिल्ली चलाने के लिए किसको दी, आम आदमी पार्टी को, तो उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हो गए, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। और देश चलाने के लिए हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, 50% से ज़्यादा वोट आए तो मोदी जी देश को चला रहे हैं। बट दोनों ही तरह से पार्टियां हमारी ही चुनी हुई हैं। अब जो स्टेट असेंबली है वो दिल्ली के लिए लॉ बनाएगी, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो देश के लिए लॉ चला रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। बट वो लॉ कहाँ से बन रहा है, पार्लियामेंट से, और जो भी लॉ बन रहा है वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, हमारे लिए ही बना रहे हैं। और अगर जो काम गड़बड़ होगा तो एक्शन कौन लेगा, जुडिशरी आ जाएगी। इस तरह से हम देश चलाने के लिए बोलते हैं। तो जब हम इंडिया को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पावर देते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से आ रही है, पब्लिक की सिलेक्टेड है। कहते हैं ना सरकार जनता ही चुनती है, पब्लिक ने सिलेक्ट की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अब काम कैसे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी मिनिस्ट्री बनाती है, ये मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री का मतलब है डिपार्टमेंट बढ़ गए। जैसे आपने अपने कॉलेज में भी देखा होगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, एग्जामिनेशन अलग होता है, वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग होता है, स्टडी के लिए अलग होता है, कोर्स के लिए अलग होता है, हर जगह अलग अलग कमेटी या डिपार्टमेंट बने होते हैं। ऐसे ही अब सेंट्रल गवर्नमेंट को देश चलाना है, तो मोदी जी को देश चलाना है, तो वो मोदी जी तो सारे काम नहीं कर सकते, उनको आगे अपने काम को डिवाइड करने के लिए डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। जैसे आपके घर में भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, अगर पापा काम करते हैं तो पापा का काम है फाइनेंशियल ड्यूटी हो गई उनकी, कि घर की फाइनेंशियल नीड को पूरा करना है। मम्मी अगर हाउस वाइफ है तो वो घर की मैनेजमेंट को देख रही हैं। आप अभी छोटे हो, आप पढ़ रहे हो, अपना करियर बिल्डिंग कर रहे हो, आपका भी रोल है घर के कामों में, तो सबके काम बटे होते हैं। ऐसे ही कोई घर चल रहा है, ऐसे ही कोई समाज चल रहा है, ऐसे ही देश चल रहा है। अब अगर गवर्नमेंट को देश चलाना है तो उनको डिपार्टमेंट बांटने पड़ेंगे, तो वो डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली काम करते हैं। अब जैसे मोदी जी को देश चलाना है तो डिफेंस के लिए जाना है, एक मिनट, डिफेंस के लिए जाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये किसको संभालेगी, डिफेंस को। सपोज स्पोर्ट्स, एजुकेशन, लेबर, वेलफेयर, कंज्यूमर, ये अलग अलग बट गए। फिर आओ, अब मैं कहूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग है, तो अब मैं सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे आ रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी मेरे को थोड़ा सा तबीयत ऐसे ही है, फीवर भी है, तो बट मैंने कहा क्लास तो रिकॉर्ड करनी है,
चेंजिंग मौसम का स्वाद आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडिया इनको संभालने की बात करेगी, तो कैसे करेगी? देखो, सबसे ऊपर आ जाता है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के काम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे देखो, फाइनेंस, कॉर्पोरेट, अदर्स। मैं 3 पार्ट में इसको कर देता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत बड़ा वर्ड है। अब फाइनेंस का मतलब है मनी, पैसा। तो इसको कौन संभालती है? फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इनके नीचे सबसे कौन आ जाते हैं? आरबीआई आ जाते हैं। निर्मला सीतारमन जैसे फाइनेंस बजट आपने देखा पेश किया उन्होंने कि इंडिया की फाइनेंशियल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को कैसे मेंटेन किया जाएगा। बट ये पैसा हर तरह के लोगों के लिए हो रहा है। और आरबीआई के नीचे कौन आ जाते हैं? बैंक्स। जैसे आप आरबीआई पॉलिसी भी देखते हो, आती है कई बार, तो वो पूरे इंडिया के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की मिनिस्ट्री है। तो इस मिनिस्ट्री की हेड कौन हो गई? निर्मला सीतारमन। फिर कॉर्पोरेट, कंपनी मैटर्स के लिए अलग बना दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर तो देख रहा है ऑल बिजनेस, उसी का एक पार्ट क्या बना दिया? कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए कौन आया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो हम अब अपने टॉपिक पर आएंगे कि हमें हमारा काम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी लॉ में। तो कंपनी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और वो आगे इंप्लीमेंट किसके थ्रू हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए थ्रू, जिसको हम मिनिस्ट्री एमसीए बोल देते हैं। और इसकी भी हेड मैडम हमारी निर्मला सीतारमन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी वही देखती हैं, पहले अरुण जेटली जी थे, उनकी डेथ के बाद ये आई। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी देखती है और उनके नीचे उनका स्टाफ है। तो अब मैं अब अगली स्लाइड पर सीधा किस पर आऊंगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हमें किस में बात करनी है अब? कंपनी के लिए। देखो इंडिया में अब कॉर्पोरेट सेक्टर, जो हमने लास्ट क्लासेस में ये समझा कि कंपनी एक लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी कर रही है और सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पिलर है, हमारी इकोनॉमी का सेंट्रल पॉइंट है ये कंपनीज। इन्हीं कंपनियों से आगे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का काम चल रहा है। आप समझो कि एक मोबाइल कितने लोगों को रोजगार देता है, आप समझो। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया होगा कि अगर एक कंपनी ने मोबाइल बनाकर बेच दिया, वो तो वन टाइम सेल कर दी उसने। सपोज आपने सैमसंग का मोबाइल ले लिया, ओप्पो का ले लिया, रेडमी ले लिया, एप्पल ले लिया, कंपनी ने मोबाइल दे दिया, आपके पास आ गया। अब आप उसमें सिम कार्ड डालोगे वो सिम कार्ड तो किसी कंपनी दूसरी का होगा, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आइडिया, जिसका भी आप यूज़ कर रहे हो, बीएसएनएल, वो तो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो काम किसका साथ में चल रहा है? भारतीय एयरटेल, जियो का। उसके बाद कितने लोग उसके रिचार्ज में जुड़े हुए हैं? शॉपकीपर्स। कितने लोग ईयरफोन बेच रहे हैं, कोई बैटरी बनाकर बेच रहा है, कोई टेम्पर्ड ग्लास बेच रहा है, कोई कवर बेच रहा है, कोई पर्स बेच रहा है।
कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो सिर्फ लोग वोडाफोन, जियो, नोकिया, सैमसंग, ओप्पो की कंपनी में ही काम नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट आपके नज़दीक के शॉपकीपर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। और ये लार्ज स्केल एक्टिविटी है जो पूरा इकोनॉमिक सेंट्रल पॉइंट है कंपनी। तो इंडिया में कॉरपोरेट सेक्टर को चलाने के लिए अब पार्लियामेंट ने लॉ पास हुआ, लॉ फॉर कंपनी, लॉ फॉर कंपनी बना। और वो क्या बना? द कंपनीज एक्ट 2013 जो चल रहा है। पार्लियामेंट ने इसको एडमिनिस्ट्रेट करने की जिम्मेवारी किसको दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बना दी अपनी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जिम्मेवारी आ गई जी कि ये कंपनी एक्ट को इंप्लीमेंट कराएंगे और ये एप्लीकेबल कौन हो जाएगा? ऑन कंपनीज। और जैसे हमने सेक्शन 1 थोड़ा सा देखा था किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है तो स्पेसिफिकली कंपनी के लिए लॉ अलग से बना दिया गया और लॉ को चलाने की जिम्मेवारी किसको दे दी गई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे आ जाते हैं रीजनल डायरेक्टर। इसको मैं अलग से एक स्लाइड में और समझाऊंगा आपको। फिर आ जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये 3 लेयर्स है। तो जब पार्लियामेंट में लॉ आता है तो पहले ये एक बिल होता है। लॉ जब पास हो जाता है तो लॉ फॉर कंपनी बनता है, बट पार्लियामेंट के साथ किसका रोल आ जाता है? प्रेसिडेंट का। मतलब पहले पार्लियामेंट, राज्यसभा, वहां से लॉ पास हो रहा है और लॉ पास होने से पहले उसको बोला जाता है बिल। बिल का मतलब है कि जब भी एक लॉ बनता है तो लॉ के लिए पहले कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी उस लॉ के ऊपर पूरी रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है, स्टडी करती है कि क्या कमियां हैं, क्या ठीक करना है, क्या गलत है, सब कुछ। उसके बाद उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराया जाता है। तो जैसे इंडिया में कंपनी लॉ 1956 चल रहा था, पुराना, बहुत पुराना हो चुका था, चेंज करने की जरूरत लग रही थी। तो गवर्नमेंट ने सीधा ऐसे लॉ बना के पार्लियामेंट में नहीं ले गई होगी। उसके लिए पहले एक कमेटी बनाई कि आप इस लॉ को पूरा चेक करो, इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसमें हटाना चाहिए, क्या इसमें ऐड करना चाहिए। उसके बाद आप इसको बनाकर पेश करो, लोगों का ओपिनियन लो। तो एक पब्लिक कमेटी होती है, जैसे कंपनियों वाले लोग जो होते हैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वो सब डिस्कस करते हैं। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। फिर वो पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट में आने के बाद फिर वो आगे लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। तो अभी उस पर भी आते हैं। तो ये लॉ की जिम्मेवारी के ये डिपार्टमेंट है, इनको हम आरडी बोलेंगे। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो जाता है आरओसी। इसकी एक अलग से स्लाइड और बनाऊंगा मैं, अभी आप ये समझोगे। क्लियर हुआ जी इतना? तो ये सारा प्रोसेस है जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है। तो अब मुझे बताओ, पार्लियामेंट से जब लॉ पास हुआ तो पार्लियामेंट में पास किसने किया? एमपी ही तो बैठे थे, उन्होंने ही पास किया। तो एमपी बना के किसने भेजे थे? हमने ही। वही हमारी वॉइस है, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम तो कहते हैं नेता जनता के नौकर क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि हमने उनको चुन के भेजा है कि आप हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करो दिल्ली में। वेस्ट बंगाल वाले, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले, राजस्थान वाले सारे लोग तो दिल्ली आके नहीं बैठ सकते ना। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजे कि वो दिल्ली में जाएं और हमारी बात, हमारी एस्पिरेशंस का ध्यान रखें। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है बच्चों। तो अब देखो, जब कंपनी एक्ट, अब मैं स्पेसिफिकली आए टू 2013, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पुराना कंपनी एक्ट था 1956। तो कंपनी एक्ट जब ये बना तो पहले एक एक्सपर्ट कमेटी आती है,
एडवाइजरी कमेटी होती है, वो एडवाइजरी कमेटी एक बिल को ड्राफ्ट करती है। इसको आप ड्राफ्ट लॉ भी बोल सकते हो। बिल को ड्राफ्ट मीन्स जो फाइनल नहीं है अभी, उसमें चेंजेस होंगे, लोगों का ओपिनियन लिया जाएगा। आफ्टर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सारी पब्लिक तो नहीं, जो उस एरिया की, जैसे फिक्की है, एसोकैम है, आपने नाम सुने होंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेडिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आईटी कंपनी, सीआईआई आपने नाम सुना होगा। ये सब एक बिजनेसमैन के ग्रुप है, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके मेंबर हैं। ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि हमें बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही है, हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब लॉ बनता है तो इनसे ओपिनियन लिया जाता है। जैसे अब निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, तो बजट प्रेजेंट करने से महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले वो इंडस्ट्री के लीडर्स से मिलती हैं, इन एसोसिएशन से मिलती हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीआईआई, एसोकैम, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, आईटी, सर्विस सेक्टर, सबके बड़ी बड़ी, टाटा, बिरला, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, इन सब के लोग होते हैं, उसमें मेंबर होते हैं। जैसे हमारे क्लब होते हैं सोसाइटी में, तो क्लब में मेंबर होते हैं उस सोसाइटी के, ऐसे ही इस बिजनेसमैन के क्लब बने हुए हैं। ये लोग उसे ओपिनियन लेती हैं, वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर, कि हमें कहाँ प्रॉब्लम लग रही है, कहाँ किस लॉ में दिक्कत आ रही है, किस टैक्स से प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इकोनॉमिक रिकवरी हो। इनकी ओपिनियन लेकर फिर एक बजट पेश किया जाता है। ऐसे ही लॉ जब भी बनना है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए लॉ बना रही है तो वो भी यही करेगी, एक्सपर्ट कमेटी को बिठाएगी। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी उसको बनाएगी और आफ्टर ओपिनियन उसको प्रेजेंट किया जाता है फॉर वोटिंग। कि बताओ जी, और उसमें भी बहुत सारी रीडिंग होती है। मैं इतने डीप में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि आपका ये जनरल लॉ सब्जेक्ट नहीं है, आपको इसमें नहीं जाना कि लॉ कैसे बनता है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये प्रेजेंट होगा, वोटिंग होगी, डिस्कशन होगा। मैं इसको एक वर्ड और पहले ऐड कर देता हूँ, डिस्कशन फिर वोटिंग। फिर क्या होगी, वोटिंग। प्रेजेंट कहाँ किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो एमपीज बैठे हैं। फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। और फिर किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। जब यहां से और यहां से पास हो जाएगा तो यहां पर उनके पास साइन होने, अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो वो भी ऑब्जेक्शन, और उनके भी आगे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो भी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेते हैं कि हाँ इनको पास करना है। तो ये नेताओं से भी लॉ पास हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंट उसको रोक सकते हैं। तो जब लॉ डिस्कस हो जाता है सबके ऑब्जेक्शंस ले लिए जाते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। जैसे अब कृषि बिल की बात आ रही है, कृषि बिल क्यों बोलते हैं, वो बिल बाद में लॉ बना। अब उसको लेकर झगड़ा ये है, ऑब्जेक्शन ये है फार्मर्स का कि जी हमारी एसोसिएशन से नहीं पूछा गया, हमारी राय नहीं ली गई। अपोजिशन कहती है हमसे नहीं सुनी गई। अब गवर्नमेंट कहती है हमने अपोजिशन के लीडर्स को बुलाया था, वो आए नहीं, उस टाइम कोरोना का टाइम था, हमने जल्दी में इसलिए पास कर दिया, बट पूरा पर वोटिंग हुई थी, अपोजिशन पार्टीज ने बाइकआउट कर दिया था। तो ये तो एक अलग पॉलिटिकल मैटर हो गया। मेन हमें ये देखना है कि ये लॉ किस तरह से बन रहे हैं, ये प्रेजेंट ये स्टेप्स हैं। जब वो साइन कर देंगे तो वो एक्ट की शेप में आ जाता है, फिर इसको एप्लीकेबल किया जाता है। तो ये 2013 में बन तो गया था, बट एप्लीकेबल हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 से, क्योंकि सेक्शन 1 ने बोल दिया था, प्रेसिडेंट ने जब साइन किए थे कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, तो इंप्लीमेंटेशन किसके हाथ में आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं इसको दिखाता हूं आपको एक बार।
आपकी बुक में भी होगा ये, मैं एक बार आपको अदर देखो, ये जब हम चैप्टर में पढ़वाऊंगा वहां पर आएगा। देखो, कंपनीज बिल वर्ड आ रहा है यहाँ पर, ये कंपनीज बिल ईरानी कमेटी की रिकमेंडेशन थी। इंडस्ट्री के चैम्बर, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लीगल एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, सबसे ओपिनियन लिया गया। पहला बिल बना 2009 में, बट वो लेट होता चला गया। उसके बाद इसको दोबारा से बनाया गया 2012 में, लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 को और राज्यसभा में अगस्त 2013 में पेश किया गया। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए गया। जब प्रेसिडेंट ने इसको बोल दिया तब ये एप्लीकेबल हुआ। अभी आपको ये भी दिखाता हूं, देखो अगस्त 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट दी। और गजट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब इशू कर देती है फॉर द पब्लिक की, जी अब ये लॉ बन गया, सबको ये मानना है, और इस गजट में जो इशू हो जाता है वो डीम टू बी अंडरस्टूड माना जाता है कि हमने ये पढ़ लिया और हमें अब पता है ये। ऑफिशियल गजट होता है एक तरह से गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट कि देखो जी हमने ये लॉ बनाया है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, अब ये इस डेट से एप्लीकेबल हो गया। तो गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई तो कर दिया था 30 अगस्त 2013 को, बट एप्लीकेबल किया था 1 अप्रैल 14 से, क्योंकि पुरानी कंपनियां चल रही थी, लॉ में चेंजेस आए थे, तो उनको अडॉप्ट करने के लिए टाइम दिया गया था। अब मैं ये गजट भी आपको दिखाता हूं कि क्या होता है। एक बार ओरिजिनल लॉ को भी देखते हैं। ये देखो, ये कंपनीज एक्ट है। ये गजट होता है जब इसको अप्लाई किया गया। देखो कौन सा डिपार्टमेंट 30 अगस्त को ये पास हुआ, एक बार ये सारा हटा देता हूँ, दोबारा एक बार पढ़ते हैं इसको। देखो जी, भारत का गजट ऑफ इंडिया, इसमें क्या लिखा गया है, न्यू दिल्ली, फ्राइडे अगस्त 30 को पब्लिश हुआ। 29 अगस्त को राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, लॉ बनाने की जिम्मेवारी किसकी थी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, बट चलाएगी कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ तो इंडिया के सारे लॉज को बना रही है, वो फार्मर के लिए भी बना रही है, टैक्स के लिए भी बना रही है, तो सारा काम जो लॉ बनाने का काम है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का है, इम्प्लीमेंट अलग अलग करवाई जाएंगी। तो इसमें लिखा गया कि पार्लियामेंट की कंसेंट आई 29 अगस्त के बाद, प्रेसिडेंट की कंसेंट आई 29 अगस्त को। कंपनी एक्ट किस दिन से बोल दिया गया, 29 अगस्त से। एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनी, कंसोलिडेट मतलब पुराने लॉज को भी लेकर चलेगा, चेंज भी करेगा, किस चीज का लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज।
रिपब्लिक ऑफ इंडिया सारे स्टेट्स पर एप्लीकेबल होगा, और ये फिर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी आ जाती है कि एप्लीकेबल करे। तो देखो सबसे पहले सेक्शन 1 में क्या बोला गया है, इसको हमने पीछे एक बार स्लाइड में भी देखा था, आप याद करो। सेक्शन 1 वो कहता है इसका नाम कंपनीज एक्ट 2013 बोला जाएगा, पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा। कब ये एप्लीकेबल होगा? जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी। ये कब से एप्लीकेबल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल किया, और सारे सेक्शन भी 2014 से एप्लीकेबल नहीं हुए थे, कुछ सेक्शन बाद में भी एप्लीकेबल हुए थे, जिसको बोलते हैं नॉट येट नोटिफाइड। गवर्नमेंट की पावर गवर्नमेंट को कहाँ से मिल गई इस एक्ट को चलाने की? मतलब प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, राज्यसभा सबने अप्रूवल करके सेक्शन 1 में पावर किसको दे दी कि एक्ट कौन चलाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सारे प्रोविजंस को एप्लीकेबल कराएगी और इसके लिए रूल्स भी गवर्नमेंट बनाएगी। अब लॉ तो हमने ब्रॉडर लिख दिया, अब आप जब आगे पढ़ोगे तो इसमें 2 पार्ट आएंगे। सेक्शंस, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, रूल्स, शेड्यूल। ये 4 वर्ड, ये कुछ वर्ड हैं, 4 को मैंने ओपन कर दिया ज़्यादा, वैसे तो 4 पार्ट में होते हैं। शेड्यूल, ये अलग अलग नाम आने वाले हैं। जैसे देखो सेक्शन 1, सेक्शन 1 किस तरह से है, एक बार लॉ को देखो। सेक्शन 1, इसकी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, ये हेडिंग दे दी गई, एप्लीकेशन कब होगी। अब इस सेक्शन में देखो आगे फिर ब्रैकेट में 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे हम? सब सेक्शन। ये सब सेक्शन आ गए। फिर ये सब सेक्शन 4। अब सब सेक्शन 4 में जब ए लग जाएगा तो ये क्या हो जाएंगी? क्लॉज। इसके आगे फर्दर लग गया तो सब क्लॉज। इस तरह से ये पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। मतलब सेक्शन 1 ही चल रहा है अभी। सेक्शन 1 ने कहा, इसको बोला क्या जाएगा? 1 के सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 में बोला गया कहाँ एप्लीकेबल होगा। सब सेक्शन 3 में क्या, कौन एप्लीकेबल करेगा, इसको कौन चलाएगा। सब सेक्शन 4 बोला गया कि किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। समझ रहे हो? नाम सब सेक्शन 1 ही है, उसका सब सेक्शन 1 कह रहा है कि नाम क्या है इस एक्ट का। सब सेक्शन 2 कह रहा है कहाँ एप्लीकेबल होगा जी, पूरे इंडिया में। कौन एप्लीकेबल करेगा? सब सेक्शन 3 कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी। किन लोगों पर एप्लीकेबल होगा? सब सेक्शन 4 कह रहा है। और ये किसका है? इसको हम ऐसे बोलेंगे, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4। तो हम इसको सेक्शन 1 4 ब्रैकेट में ऐसे भी लिख देंगे। तो सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1 या सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 भी बोल सकते हो। तो ये किन पर एप्लीकेबल होगा? कंपनियां जो इस एक्ट में एप्लीकेबल हैं और जो पुराने कंपनी एक्ट में एप्लीकेबल हैं, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इंश्योरेंस कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा, जो IRDA एक्ट उनके ऊपर अलग से एप्लीकेबल होता है और इन पर भी हो जाएगा। बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली और गवर्नमेंट जिनको नोटिफाई करे। तो ये लॉ के पार्ट आए। अब एक आप बुक में यहां देखो, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 470 टोटल नंबर। अब इन सेक्शन को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया।
चैप्टर्स में डिवाइड करने का पर्पस क्या होता है, इनकी हेडिंग्स अलग अलग हो गई। जैसे आपका कोई भी एक सब्जेक्ट है, मान लो आप टेक्स्ट भी पढ़ रहे हो, तो वो उसके अगर 20 चैप्टर हैं फॉर एग्जांपल, तो 20 चैप्टर में ही तो सेक्शन अलग अलग लिखे हुए हैं ना। आप स्कूल में भी पढ़ते थे, कोई भी एक सब्जेक्ट था तो वो चैप्टर्स में डिवाइडेड होता था, तो ऐसे ही ये 470 सेक्शंस चैप्टर्स में डिवाइडेड है। और इसमें 7 शेड्यूल दे रखे हैं जिसमें एडिशनल मैटर होता है, फॉर्मेट्स होते हैं, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और रूल्स। इन 21 चैप्टर्स के रूल नोटिफाइड हो गए, बाकी बाद में हुए थे, तो शुरू में 21 के हुए थे। तो रूल्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट बनाएगी, फर्दर रूल्स हो जाते हैं। कि जैसे सेक्शन 3 कहता है कि आपको कंपनी बनानी है तो आप पब्लिक लिमिटेड बना सकते हो मिनिमम 7 से, प्राइवेट मिनिमम 2 से, ओपीसी 1 से। अब ये कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फीस लगेगी, ये डिसाइड कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब डिसाइड करेगी तो वो अपने रूल्स बनाएगी, उनमें लिख देगी कि ये रूल नंबर 1 है, इसमें ये फॉर्म नंबर जाएगा, इतनी फीस जाएगी, इतने दिन में नाम मिलेगा। ये सारे रूल्स गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि लॉ को चलाने के लिए भी रूल बने होते हैं। लॉ तो ये कहता है कि भाई आपको कंपनी बनानी है तो 3 तरह की कंपनी बना लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज सेक्शन 3, सेक्शन 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में वो कहता है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, ये 3 तरह की बनेगी विद 7 और मोर persons, प्राइवेट 2 और मोर, ओपीसी 1 ओनली। इतने लोग मिनिमम चाहिए, तो ये मिनिमम की बात आ गई। अब सेक्शन 3 के बाद फिर आगे सेक्शन 4 आएगा कि ये लोग जब एमओए बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 5 बोलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बनाने हैं आपको। सेक्शन 6 कहता है एक्ट टू ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब है कि ये एक्ट किसको ओवरराइड करेगा, मेमोरेंडम और एओ को। तो जो ये मेमोरेंडम और एओ बनेंगे, किसके बनने चाहिए, जो लॉ में लिखा है उससे बाहर आप कुछ नहीं करोगे, जो लॉ अलाउ करता है वही करोगे। जैसे लॉ कहता है कि आप 2 और मोर लोगों से कंपनी बना सकते हो, बट रूल कहता है कि 200 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो आप इससे बाहर नहीं जाओगे। आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने तक जा सकते हो, 200 तक, वो इसकी डेफिनेशन बोलती है प्राइवेट कंपनी की। तो इतने तक जा सकते हो, तो लॉ ने अगर 200 अथोराइज कर रखा, आप इस तक जाओगे। तो अगर आप इससे बाहर चले गए तो एक्ट की बात मानी जाएगी, मेमोरेंडम प्रिवेल नहीं करेंगे। हमेशा प्रिवेल कौन करेगा, लॉ। फिर सेक्शन 7 वो कहता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो जब हम सेक्शन 7 पे आएंगे तो इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे, तो ये बोला जाएगा कि भैया कि इसमें कौन सी फीस जाएगी, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, कौन सी चीज़ें चाहिए। अब पहले आधार नहीं चलता था, अब जो प्रमोटर है उनका आधार चाहिए, पहले कभी पेन नहीं होते। तो ये रूल्स बार बार लॉ को चेंज नहीं किया जा सकता। तो कंपनी एक्ट के साथ प्लस क्या आ जाएंगे, रूल्स। और रूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। अगर सेक्शन में चेंज करना है तो उसको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, बट रूल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना सकती है, चेंज कर सकती है, ये अथॉरिटी दी गई है। तो सेक्शन 7 कहता है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होगी तो ये चीज़ें चाहिए। अब कैसे चाहिए, क्या चाहिए, जिम्मेवारी गवर्नमेंट की, उसको गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर ले, बार बार उसको पार्लियामेंट नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि द कंपनीज एक्ट में हमने मेन क्या पढ़ना है, सेक्शंस, रूल्स जो ज़्यादा आएंगे। अब सेक्शन को किसने बनाया,
पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो इसमें कुछ चेंज भी पार्लियामेंट से ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी। और रूल्स की अथॉरिटी किसको दे दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वो सेक्शन 1 ने दी है। सेक्शन 1 ने ही पावर दे दी कि आप रूल्स बनाओगे और इसको इम्प्लीमेंट करवाओगे। जैसे देखो, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने कार, बाइक, स्कूटर लिया, आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो, तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास होता है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग अलग है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री की फ़ीस अलग अलग है। लाइसेंस बनाते हैं, उसकी फ़ीस अलग अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉ तो बन गया कि भैया आपको कार चलानी है, बाइक चलानी है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन कहाँ कराओगे? जिस स्टेट में आपने खरीद रहे हो, जहाँ आप रहते हो वहीं रजिस्ट्रेशन कराओगे। तो उसकी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या फीस है, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना। कार, बाइक की रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ये लॉ में रख दिया गया। रजिस्ट्रेशन होगी कैसे, वो रूल्स में आएगा। वो रूल्स की पावर गवर्नमेंट को दे दी कि आपको कभी फीस बढ़ानी है, कम करनी है, फॉर्म चेंज करना है, तो आप कर सकते हो। आपको बार बार पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली आने की जरूरत नहीं है। बट सेक्शन एक ब्रॉडर व्यू होता है, लॉ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि और सेक्शन में तो लिखा है लॉ, जिसको हम प्रोविजन बोलते हैं। रूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन कराती कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब अगर सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, इन चारों में हमने बात क्या की? टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होंगी, एमओए क्या होगा, एओए क्या होगा, एक्ट के विद इन होगा, और इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या चाहिए? नेम अप्रूवल, कंपनी का नाम हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। फिर हम एमओए, एओए बनाएंगे। डायरेक्टर्स होंगे, और ये कौन बनाएगा? सब्सक्राइबर्स जो एमओए बनाते हैं। फिर डायरेक्टर्स आ गए, फिर कुछ प्रोफेशनल्स आएंगे जो जुड़ेंगे, उनकी ली जाएगी, फी होगी, इनकी डिक्लेरेशन होगी, सब्सक्राइबर्स को हम प्रमोटर्स भी बोल सकते हैं, इनकी कुछ डिक्लेरेशंस होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल पैन, आधार, ये सब चीजें आएंगी। तो ये बहुत, इनकॉर्पोरेशन वर्ड एक सिंपल नहीं है, कंपनी बनाना अपने आप में बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो अगर कंपनी बनानी है तो नेम अप्रूव कराना है, तो नेम अप्रूव कराओगे तो कोई एक फॉर्म फाइल होगा। वो फॉर्म सपोज INC 32 है, तो इसको कौन बनाएगी? ये किस में लिखा होगा? रूल्स में। इस फॉर्म को गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकती है, इसकी फी को गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकती है। ये गवर्नमेंट के पास पावर है, इनको बार बार पार्लियामेंट नहीं जाना, क्योंकि आप जानते हो पार्लियामेंट का सेशन हमेशा नहीं होता। वो कुछ टाइम के लिए पार्लियामेंट में एमपीज इकट्ठे होते हैं, और आधा टाइम तो आप देखते हो लड़ाई झगड़े होके, बाइकआउट होके खत्म हो जाता है। तो हर बार हम लॉ को वहाँ पर चेंज नहीं करा सकते। लॉ को चेंज कराने का मतलब है दोबारा एक कमेटी को दो, वो बिल ड्राफ्ट करेगी, फिर अमेंडमेंट एक्ट आएगा, उसको अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं जब लॉ को चेंज करते हैं। वो आने वाले टाइम में समझाऊंगा कि अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो उसको बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो रूल्स गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप इनको चलाओ। आप डिक्लेरेशन क्या चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए कंपनी रजिस्टर होने के लिए, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फ्री हैंड रहता है। बट सेक्शन एक ब्रॉडर लॉ है जिसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए रूल्स बने हैं। तो हम इस तरह से भी पढ़ेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि लॉ में क्या कैसे लिख दिया जाता है। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट दिखाता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर कंपनीज एक्ट है। यहाँ पर
रूल्स भी दे रखे हैं और ये कंपनीज एक्ट भी दे रखा है। इफेक्टिव डेट्स भी दे रखी हैं, किस डेट पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हुआ, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, क्लैरिफिकेशन आया उनके बारे में भी होते हैं सारे ये। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, देखो ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1, 2, 3, 22, 23 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं ये 470 से तक, इनको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। देख रहे हो आप, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, 3 प्रोस्पेक्टस। प्रिलिमिनरी मतलब, अब प्रिलिमिनरी में क्या है, सेक्शन 1 और 2 दो सेक्शन है बस चैप्टर 1 में। उसमें प्रिलिमिनरी है कि इस एक्ट का नाम क्या है, एप्लीकेबल कैसे है, और उसमें वेरियस डेफिनेशन। अब डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, ये सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं। उसके बाद देखो चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, फिर चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस कैसे आएगा। इनके सेक्शंस हैं, इनको डिवाइड किया गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शंस 470 हैं। अब चैप्टर 1 में सेक्शन 1 और 2, 1 में क्या दिया गया, एप्लीकेबिलिटी, नेम ईटीसी, ये हम पढ़ चुके हैं। 2 में क्या आ गई, डेफिनेशंस, जो वर्ड आएंगे इनकी भी हम पूरी बात करेंगे। अब चैप्टर 2 में क्या आया, सेक्शन 3 से लेकर 22 तक, ये चैप्टर 2 में। ये किस चीज के हैं सारे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये तो हो गए सेक्शंस, इसके साथ क्या बन जाएंगे, रूल्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। फिर चैप्टर 3 आ जाएगा, इसमें सेक्शंस आएंगे 23 से लेकर 42 तक, प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस आप इतना वर्ड जानते हो कि इशू ऑफ कैपिटल कैसे होगा, या प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली प्लेस होंगे, या प्रोस्पेक्टस कैसे होगा, पब्लिक इशू, आप सुनते हो वर्ड। तो ये सेक्शन 23 से 42 तक क्या लिखा गया होगा सारा, कि पब्लिक इशू कैसे आएगा। 3 से 22 तक कैसे दिया गया होगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी। साथ में क्या आ जाएंगे, उनके रूल्स, ये हमने पढ़ने। अब मैं आपको बुक में लेके चलते हैं एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर आपके डाला हुआ है, ये डेफिनेशंस सारी हमने अभी पढ़नी है सेक्शन 2 में, ये सारी सेक्शन 2 की डेफिनेशंस है। एक सेकेंड, ये ना तंग कर रहा है इसके। ये बुक जब आपको मिलेगी, मैंने सीए के लिए अलग से पूरी बुक बनाई है, कोई मिक्सिंग नहीं की है किसी और कोर्स के साथ। ये अभी इसको मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने सेक्शंस की लिस्ट डाली हुई है। देखो, लिस्ट ऑफ सेक्शंस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, साथ में ही रूल के नाम क्या आ गए, इनकॉर्पोरेशन रूल्स। अब ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, और मिनिमम नंबर से कम हो गए तो सेक्शन 3 और 3A। अब 3A नया सेक्शन आ गया, तो एक्चुअल में सेक्शन 470 से कम ही है, कुछ नए भी आए हैं, कुछ डिलीट भी हुए हैं, बट बोले 470 जाते हैं, बट एक्चुअल में 470 सेक्शन नहीं है। तो हमें इस पर भी अभी टाइम आते हैं, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। 4 में मेमोरेंडम, 5 में आर्टिकल, 6 में एक्ट टू ओवरराइड, जैसे मैंने बताया, 7 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और इन सब के लिए ये रूल्स बने हुए हैं।
अब उसके बाद देखो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, साथ में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट के रूल्स आ गए जिनको हम शॉर्ट में PAS बोलेंगे। इनकॉर्पोरेशन को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, INC। ये आपकी बुक में आपको मिलेंगे। पब्लिक ऑफर कैसे आएगी, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होगी, सेबी रेगुलेट करेगी पब्लिक इशू को, प्रोस्पेक्टस क्या होगा, डीम प्रोस्पेक्टस क्या होगा, उसमें मैटर क्या आएंगे, वेरिएशन इन टर्म्स, ये इस तरह से सीक्वेंस चलेगी। इशू ऑफ कैपिटल, फिर आया शेयर कैपिटल क्या होगी, डिबेंचर क्या होंगे, इनको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देंगे। शेयर कैपिटल के काइंड, नेचर, नंबरिंग, सर्टिफिकेट, वोटिंग राइट। फिर एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट कैसे होंगे, चार्जेस कैसे होंगे, इस तरह से आपकी सीक्वेंस चलती चली जाएगी। तो इतना आपने आज बेसिक समझा कि कंपनी लॉ क्या है, कैसे बना। अब मैं इसमें आपको एक ये पढ़वाता हूँ कि फर्स्ट कंपनी लॉ कैसे आया था। देखो सबसे पहला कंपनी एक्ट वर्ल्ड का, इंडिया का, वर्ल्ड का तो हुआ था 1844 में इंग्लैंड में। उससे पहले कंपनीज की कंसेप्ट नहीं थी, लोग प्रोप्राइटरशिप में अपने नाम से करते थे, कोई रजिस्टर्ड एंटिटीज नहीं थी। इंडिया में पहला कंपनी एक्ट 1850 में आया। 1850 वाले को ख़त्म करके फिर 1856 में नया कंपनी एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया, और सारा बेस्ड किस पर है, ये इंग्लैंड के लॉ पर बेस्ड है। फिर इसमें अमेंडमेंट आई तो अमेंडिंग एक्ट हो जाता है, जब किसी एक्ट को या तो ख़त्म कर दिया जाता है या उसमें चेंजेस लाए जाते हैं। ख़त्म कर दिया गया तो रिपील्ड, पुराना कंपनी एक्ट ख़त्म, नया आ गया। और अमेंड होगा तो पुराना एक्ट का नाम वही रहेगा, सिर्फ उसमें चेंजेस हो जाएंगे। इसमें विद और विदाउट लायबिलिटी, ये वाइंडिंग अप के नए प्रोविजंस ऐड किए गए। फिर दोबारा इसको रिकास्ट किया गया 1882 में। फिर 1951 में जब हम आज़ाद हो गए तो हमें अब एज पर ऑन ब्रिटिशर्स चले गए, हमें अपने इंडिया के हिसाब से लॉ बनाना था। तो उसके लिए ये भाभा कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कि जी आप एज पर इंडियन एस्पिरेशंस लॉ को ड्राफ्ट करो। तो इस कमेटी ने एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर बनाया कि इंडिया के हिसाब से ये लॉ होना चाहिए। उसमें लोगों के ओपिनियन लिए गए, बिजनेसमैन्स के ओपिनियन लिए गए, पॉलिटिशियंस के लिए गए, एसोसिएशंस के लिए गए, सबसे अपॉइंट करने के बाद उसको वो फिर पास करते हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट की फॉर्म में आया। तो ये कब से आया, 1 अप्रैल 1956 में एप्लीकेबल हुआ था ये लॉ, 1956 में। सबसे बड़ा था, पुराने कंपनी एक्ट में 658 सेक्शन थे, जबकि नए कंपनी एक्ट में तो 470 कर दिए गए, शेड्यूल भी कम कर दिए गए। कंपनी एक्ट आया 1956 से। अब देखो 1956 से लेकर 2012 तक क्या दुनिया चेंज नहीं हुई थी, क्या हिंदुस्तान चेंज नहीं हुआ था, क्या बिजनेस करने के तरीके चेंज नहीं हुए थे। नंबर ऑफ कंपनीज आ गई, फ्रॉड्स हुए, चीटिंग हुई, सब कुछ होता चला गया। अब लगा कि अब हमें मॉडर्न इंडिया के हिसाब से नया कंपनी एक्ट चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी तैयारी तो 2008-9 से ही शुरू कर दी थी। 9 में कंपनीज बिल आया बट वो पास नहीं हो पाया। फिर उसको दोबारा, ये कमेटी का नाम भी आ रहा है देखो, ईरानी कमेटी। अब दोबारा एक मिस्टर ईरानी थे, वो हेड थे, उनको ये दिया गया कि आप इसको नए फॉर्म में लेकर आओ, न्यू मॉडर्न इंडिया के हिसाब से। जितना टाइम चेंज हो चुका है तो उसमें से बेकार के लॉ हटाओ, जैसे 658 सेक्शन थे तो पुराने सेक्शंस हटाए गए, नए लाने के लिए बात की गई। तो उन्होंने किस किस से बात की, डिटेल डिस्कशन की, वेरियस स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका इससे इफेक्ट हो सकता है इस लॉ से, कौन थे, इंडस्ट्री वाले, इंडस्ट्री चैम्बर्स मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, ICAI, ICSI, ICMA, ये तीनों इंस्टीट्यूट बॉडीज ली गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लीगल एक्सपर्ट, प्रोफेशनल्स, इनको मिलाकर कंपनीज बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कि इसमें सेल्फ रेगुलाइजेशन एंड मिनिमाइजिंग ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल्स है। जैसे आपका आजकल आप मोदी जी के मुंह से भी सुनते हो, ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेसमैन को ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में मत डालो, ज़्यादा रिटर्न्स के रूल्स के चक्कर में मत डालो, उनको फ्रीली काम करने दो। तो जितना ज़्यादा लॉ हार्ड होगा उतना काम करना भी मुश्किल होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही पार्ट चल रहा है। इसको चेंज करते करते दोबारा ये आया 2012 में। 2009 वाला पास नहीं हो सका, फिर रीड्राफ्ट किया गया
और अब जो हमने डेटें पढ़ी, 29 अगस्त को प्रेसिडेंट 2013 को प्रेसिडेंट ने साइन किया, 30 अगस्त को गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया कि अभी ये लॉ बन चुका है पब्लिक में, बट एप्लीकेबल हम करेंगे 1 अप्रैल 14 से। और उससे पुराने कंपनीज एक्ट के बारे में भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, तो जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो वहाँ पर बात आएगी। तो इस तरह से ये हमारा लॉ बना। अब एक पार्ट ये आता है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लूँगा, एक्सक्लूसिवली MCA रीजनल डायरेक्टर्स ये क्या हैं, ये मैं जब इनकॉर्पोरेशन की क्लास लूँगा ना उसमें लूँगा, ताकि आपको थोड़ा और आपका माइंड ओपन हो जाए लॉ से रिलेटेड। तो मैं एकदम से सारी चीज़ें नहीं डालना चाह रहा, धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेंगे। हमें बस इतना समझना होगा कि अगर कोई पर्सन अब ये पूछता है कि भैया, अगर कोई बिजनेसमैन विश टू कैरी बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कंपनी, तो इस बिजनेस पर्सन को कहाँ जाना है? तो कंपनी के लिए जो लॉ है कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। इस कंपनीज एक्ट का डिपार्टमेंट MCA के नीचे रीजनल डायरेक्टर, इसके नीचे ROC। ये मैं आपको एक सेपरेट क्लास में दूंगा। अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि ये कंपनी एक्ट आया कैसे, बना कैसे, एप्लीकेबल कब हुआ। अब इसको जो चलाया जा रहा है हम इसकी बात करेंगे, फिर मैं आपका चैप्टर शुरू कर दूंगा साथ के साथ ही। तो आज के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा कि लॉ कैसे बन रहा है। मैं अगर रिकैप करूं तो मैं ये कहूं कि हमने जो आज समझा, इंडिया क्या है, 130 करोड़ पीपल। इंडिया कोई एक टेरिटरी है जिसमें 130 करोड़ लोग रहते हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं? स्टेट्स में रहते हैं। वो स्टेट्स क्या हैं? J&K, पंजाब, अगर हम कहें वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हम यहाँ पर दिल्ली कर देते हैं, ये सारी स्टेट्स में रहते हैं। इस इंडिया को चलाने के लिए हमने कैसे किया कि ये 130 करोड़ पीपल जो स्टेट्स में रहते हैं, स्टेट्स की सिटीज़ में रहते हैं, इन्होंने न्यू दिल्ली एक तरह से हमारा हेड ऑफिस हो गया, कंट्रोलिंग पॉइंट हो गया दिल्ली। और न्यू दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, और न्यू दिल्ली में हमारे प्रेसिडेंट एंड PM ये यहाँ पर बैठे हैं। पार्लियामेंट में सारे स्टेट से लोग आ रहे हैं, राज्यसभा में भी स्टेट से आ रहे हैं, ये MP आ रहे हैं, ये MLA अपॉइंट कर रहे हैं। अभी आप इतना समझ लो, कभी इसको भी समझाऊंगा कि राज्यसभा में कैसे अपॉइंटमेंट होती है। हम नहीं करते, हमारे चुने हुए MLA उनको आगे अपॉइंट करते हैं। ये आ गए। और स्टेट्स किससे चल रही हैं? अपनी अपनी स्टेट असेंबली से भी चल रही हैं, विधानसभा जिसको आप बोलते हो, और ये पार्लियामेंट और राज्यसभा से भी चल रही है। तो स्टेट असेंबली से ही लोग राज्यसभा में आ रहे हैं और साथ में पार्लियामेंट। इनके साथ जुड़ जा, ये तो हो गया हमारा लेजिस्लेचर। इनके साथ कौन जुड़ गया कि एडमिनिस्ट्रेटर की जो लॉ बना उसको चलाएगा कौन, और उसके साथ कौन जुड़ गया? जुडिशरी की जो लॉ बना वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। जुडी एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हमारे कोर्ट हो गए। तो ये तो हमारा
लेजिस्लेचर हो गया। लॉ मेकर लॉ बनाकर दे रहा है एडमिनिस्ट्रेटर को कि लॉ को इम्प्लीमेंट कराओ, और उसके बाद जुडिशरी उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को देख रही है। इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है हमारे कंट्री के लॉ का। हमने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं जो लॉ को बनवा भी रहे हैं, चला भी रहे हैं। जुडिशरी सेपरेट है, वो अपना काम सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं या जुडिशरी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे आते हैं। उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, जजेस को गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी ब्यूटी ही यही है कि तीनों इंडिपेंडेंट है। पार्लियामेंट अलग इंडिपेंडेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है और जुडिशरी अलग है। तीनों अलग अलग काम कर रही हैं और उनके ऊपर कंट्रोल भी एक दूसरे का है। कहीं पर जुडिशरी का कंट्रोल ज़्यादा है, कहीं पर प्रेसिडेंट का कंट्रोल ज़्यादा है, कहीं पर पार्लियामेंट का कंट्रोल ज़्यादा है। इस तरह से ये डिवीज़न ऑफ वर्क है जो काम चल रहा है। अब इन्होंने कंपनी लॉ बनाया और वो हमने आगे पढ़ना है। तो ठीक है जी, आज के लिए अभी हम इतना समझते हैं। हाँ, एक और रह गया जो बच्चे भूल जाते हैं, चलो वो मैं आगे की क्लास में ही बताऊंगा, अभी इतने के लिए करो। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, थैंक यू।